देखिए एड्स के विषय में अगर हम पहले थोड़ा सा हिस्ट्री की बात करें तो सबसे पहला यानी कि फर्स्ट केस इसका देखा गया था कहाँ पर, यूएसए में, ठीक है, अमेरिका में देखा गया था सबसे पहला केस इसका, और वो डेट अगर याद रहे तो रख लीजिएगा 1981, ठीक है। और ये रोग के बारे में बताने वाले जो थे, पॉइंट नंबर फर्स्ट इसको रखिएगा, सेकंड में याद रखिएगा, एक वैज्ञानिक मॉन्टेग्नियर, इन्होंने ना लगभग 2 साल, हाँ 1983 में ये बात कंफर्म करके बताया कि जो ये एड्स है, ये एड्स एक वायरस से होता है जिसका नाम है क्या, HIV वायरस। यानी कि हम ऐसा भी कह सकते हैं कि मॉन्टेग्नियर वो वैज्ञानिक हैं जिन्होंने किसका खोज किया, HIV का खोज किया, ठीक है। तीसरा पॉइंट याद रखिएगा, इंडिया में सबसे पहला केस इसका, फर्स्ट केस कहने का मतलब कि सबसे पहला पेशेंट है ना, सबसे पहली बार इस रोग को इंडिया में कब देखा गया था, 1986 में। और कहां पे देखा गया था, शायद साउथ में देखा गया था, तमिलनाडु में, ठीक है। और कहां पर देखा गया था, तो प्रोस्टुलेट इलाके में देखा गया था, जहां पे ये वैश्यावृत्ति समझते हैं, जहां पे देह व्यापार का काम किया जाता है, ठीक है। तो उस एरिया को क्या कहते हैं, प्रोस्टुलेट एरिया बोलते हैं। वहां पर 1986 में यानी कि 1986 में सबसे पहला केस देखा गया था, ठीक है। ये 3 बातें याद रखिएगा, यहां से कई बार सवाल पूछे गए हैं। सबसे पहला इसके बारे में कहां पर देखा गया, 1981 यानी कि यूएसए, अमेरिका में देखा गया था। इसको कंफर्म किया गया कि ये जो एड्स रोग है वो किस वजह से हो रहा है, HIV की वजह से हो रहा है। ये कब हुआ था, 1983 में। बताने वाले जो वैज्ञानिक थे कौन थे, मॉन्टेग्नियर थे। उसके बाद इंडिया में सबसे पहला पेशेंट देखा गया था कहां पर, साउथ में, तमिल में शायद देखा, तमिलनाडु में भी, कोई एरिया कंफर्म है नहीं वहां पे, तो प्रोस्टुलेट इलाके में देखा गया था 1986 में, ठीक है बेटा। इसको ये 3 बातें ध्यान में रखिएगा। ये तो इससे जुड़ी हुई बातें हो गई। उसके बाद एड्स डे कब सेलिब्रेट करते हैं जी, एड्स दिवस, ठीक है, 3 दिसंबर, याद रखिएगा। चौथे पॉइंट में चलो लिखना क्या है इसको, कि 1 दिसंबर को एड्स डे के रूप में मनाया जाता है। क्यों मनाने के पीछे रीजन क्या होता है, ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके, बताया जा सके, समझाया जा सके कि कितना खतरनाक रोग है, ठीक है। अब आइए, हमें ये तो पता चल चुका है कि सर ये जो रोग है एक वायरस से हो रहा है जिसका नाम है क्या, HIV, ठीक है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। इसका एक और नाम है LAV, लिम्फेडिनोपैथी एसोसिएटेड वायरस, ठीक है। अब इस वायरस के बारे में अगर हम जानना चाहें तो थोड़ा सा बात कॉमन है, मगर ध्यान दीजिएगा कि नॉर्मली यदि हम कोई भी वायरस बोलते हैं तो वायरस में 2 ही चीजें नजर आती है। सबसे पहला, जेनेटिक मटेरियल में भी वो क्या हो सकता है, RNA या तो DNA हो सकता है, और दूसरा क्या दिखता है, प्रोटीन। यही 2 चीजें हैं, यहां भी यही दोनों की दोनों चीजें हैं, जेनेटिक मटेरियल होगा और क्या होगा, प्रोटीन होगा। और यहां पर जो जेनेटिक मटेरियल है वो कौन है बच्चा, RNA है। और ये बात कई दफा आप लोगों को पढ़ाया है हमने, एक ऐसा वायरस जिसके अंदर आनुवांशिक पदार्थ के रूप में कौन मिल रहा है, RNA। ऐसे वायरस को क्या नाम दिया जाता है, रेट्रो वायरस। हमेशा याद रखिएगा, एक ऐसा वायरस जिसमें जेनेटिक मटेरियल आनुवांशिक पदार्थ के रूप में कौन मिल रहा है, RNA मिल रहा है, ऐसे वायरस को नाम दिया जाता है क्या, रेट्रो वायरस। वायरस को स्टडी करेंगे ना और ज्यादा अगर अच्छे तरीके से तो पता चलेगा कि ये जो वायरस है, इस वायरस का जो प्रोटीन है वो क्या कहलाता है, कैप्सिड कहलाता है। इसके ऊपर भी एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है, उसके ऊपर अलग अलग से प्रोटीन होता है, लिपिड होता है। वो प्रोटीन स्वयं ये वायरस बना रहा होता है। लिपिड कहां से प्राप्त करता है, उस होस्ट से प्राप्त करता है जहां पर वो रह रहा है। वो सब नहीं, फिलहाल इतना 2 चीजें कि वायरस, कौन सा वायरस, HIV वायरस की बात कर रहे हैं। तो ये HIV वायरस कैसा है, तो सर इसके अंदर RNA मिल रहा है, और कौन मिल रहा है सर, बाहर से प्रोटीन मिल रहा है, इसलिए इस वायरस को क्या नाम दिया हमने, रेट्रो वायरस। अब डिटेल में आइएगा कि यहां इस HIV वायरस में अगर हम बात करेंगे तो RNA तो मिल रहा है, लेकिन ये RNA की संख्या कितनी है, 2। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। HIV वायरस में कितने RNA होंगे, 2 RNA होंगे।
इसके साथ साथ अभी पीछे हमने वंशागति का आणविक आधार में जो खत्म किया था चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, वहां पर हमने बहुत सी बातें पढ़ी थी, जहां मेनली हमने ये देखा था कि डीएनए से क्या बनता है, शांत रहिएगा, ठीक है, जल्दी, समय कम है अपने पास। डीएनए से आरएनए बनता है, इस बात में कितनी सच्चाई है, खड़े हो जाइए, बताइएगा। डीएनए से आरएनए बनता है, हाँ या ना? याद है आप लोगों ने कुछ दिनों पहले प्रॉमिस किया था कि अभी पढ़ेंगे या फिर हम लोग, है, बताइए, सही है लिखा हुआ? क्या आरएनए से डीएनए भी बनता है? ठीक है, आप डीएनए से आरएनए बनाओगे, उस प्रोसेस को क्या नाम देंगे, उस प्रक्रिया को क्या नाम देंगे? ट्रांसक्रिप्शन। बहुत बढ़िया। और यदि मैंने आरएनए से डीएनए बना लिया तो क्या कहेंगे इसको? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। चलो बहुत अच्छा। ये डीएनए से आरएनए बनाने के लिए क्या किसी एंजाइम की जरूरत पड़ेगी क्या? बताइए कौन सा एंजाइम का जरूरत पड़ेगा? डीएनए से आरएनए बनाने के लिए कौन से एंजाइम की जरूरत पड़ेगी? हाँ जी जल्दी, आप नहीं, आप बैठिए, बताइए डीएनए से आरएनए बनाने के लिए कौन सा एंजाइम की जरूरत पड़ेगी? इतना भगवा काहे जाते हो? कौन सा एंजाइम की जरूरत पड़ेगी जी? तो ये नहीं बता नहीं सक रहे आप, बैठिए। चल, तो ध्यान दीजिएगा क्या बच्चा कि मेजरली ज्यादा से ज्यादा केस में क्या ध्यान दिया जाता है, क्या देखते हैं हम लोग कि डीएनए से क्या बनता है? आरएनए। थोड़ा बहुत केस ऐसा होता है जिसमें आरएनए से क्या बनता है? डीएनए। तो डीएनए से आरएनए बनता है तो क्या बोलते हैं उसको? ट्रांसक्रिप्शन कह देते हैं, ठीक है। और यदि आरएनए से डीएनए बन रहा है तो क्या बोलेंगे उसको? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। और डीएनए से आरएनए बनाने के लिए जैसे एंजाइम की जरूरत है, वैसे ही आरएनए से डीएनए बनाने के लिए भी क्या चाहिए? एंजाइम चाहिए। वो एंजाइम कौन सा है? वो एंजाइम कौन सा होगा जो आरएनए को बदलेगा किसमें? डीएनए में बदलेगा। बताइए। नहीं नहीं नहीं, ये तो गड़बड़ हो गया। उसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, याद रखिएगा इसको ध्यान से। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज वो एंजाइम है जो आरएनए को बदलेगा किसमें? डीएनए में बदलेगा, ठीक है। और एक चीज सर, अगर ये वायरस है, ठीक है, और कैसा वायरस है, इसके अंदर क्या मिल रहा है? आरएनए मिल रहा है, ठीक है। चलो ये वो वायरस है, ठीक है। और ये वायरस यदि मेरे अंदर चला गया, मुझे कोई नुकसान नहीं होगा। बताइए ये बात क्यों? क्योंकि आरएनए कोई नुकसान पहुंचाता ही नहीं है। हमारे अंदर कोई भी अगर वायरस जा रहा है तो नुकसान कैसे पहुंचाएगा? सर देखो ये रहा इसमें डीएनए, ठीक है। डीएनए में क्या मिलेगा? जीन। और आपको पता है जीन क्या करते हैं? काम करते हैं, ठीक है। जीन काम करेंगे तो क्या बनाएंगे? प्रोटीन बनाएंगे। ये प्रोटीन सर हमें नुकसान पहुंचाएगा। बात पल्ले पड़ी? तो यहां पर कौन मिल रहा है? आरएनए मिल रहा है। और एक ऐसा वायरस जो उसके अंदर क्या मिल रहा है? आरएनए। और वो अगर मेरे अंदर चला गया, आरएनए तो प्रोटीन बनाता ही नहीं है, तो नुकसान हमें होगा ही नहीं, ठीक है। तब फिर ये वायरस खतरनाक कैसे? तो वायरस ये खतरनाक इसलिए है कि जैसे ही ये वायरस हमारे शरीर में जाएगा, जाने के साथ ही क्या करेगा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करेगा। यानी कि ये जो इसके अंदर आरएनए मिल रहा है ना, अपने आरएनए को क्या कर देगा बच्चा? ये डीएनए में बदल देगा। और जब डीएनए में बदल देगा तो डीएनए क्या करता है? काम करता है। काम करेगा तो क्या बनाएगा? प्रोडक्ट बनाएगा। और वो प्रोडक्ट हमारे लिए क्या होगा? खतरनाक होगा, नुकसानदायक होगा, ठीक है। तो कुल मिला जुला कर इतना याद रखिएगा कि एक ऐसा वायरस जिसके अंदर आरएनए है, तो सर उसके आरएनए से हमें किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है। हाँ, अगर वो वायरस क्या कर रहा है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कर रहा है, तब तो नुकसान है, ठीक है। क्या चीजें देखिए कि यहां पर कितने मिल रहे हैं आपके आरएनए? 2। और इसके साथ साथ दो और चीज को याद रखिएगा, इसके अंदर क्या मिल रहा है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम मिल रहा है। इसकी भी संख्या कितनी है? 2। यानी कि 2 आरएनए मिल रहे हैं, 2 रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम मिल रहे हैं। अब जैसे ही ये किसी व्यक्ति के अंदर गए, तो जाने के बाद ये अपने लक्षण को दिखाने में समय लगाते हैं, ठीक है। हो सकता है कि 2 दिन 4 दिन में ही असर दिख जाए, 2-4 महीना भी लग जाए असर दिखने में, या 2-4-5 साल भी लग सकता है। कब? जब ये HIV वायरस हमारे अंदर गया तब।
ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि ये आज के आज में गया और आज के आज में नुकसान पहुंचाएगा हमें, नहीं, इसके जाने के पश्चात लंबा समय लग सकता है, कम समय लग सकता है, 2-4 दिन, 2-4 महीना, 2-4, 5-10 साल लग सकता है, ठीक है, तब जाकर के ये अपना असर दिखाएगा। और असर दिखाएगा तो क्या करेगा, तो सबसे पहले इसके पास क्या है, आरएनए, ठीक है, ये आरएनए में क्या करेगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करेगा। चलिए प्रोसेस को देखते हैं कि करता कैसे, मिटाएंगे इसको, बस खाली याद क्या रखना है, 2 आरएनए और 2 रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम मिल रहा है इसमें। आपके बुक में ना एक पिक्चर भी दे रखा होगा, दिया है ना, वो कैसे कैसे कहां कहां जाता है उसके बारे में डिटेल दे रखा है। देखो, सबसे पहले जब ये एचआईवी वायरस किसी ह्यूमन में प्रवेश करता है, किसी मानव में चला गया, ठीक है, अब ये यदि किसी मानव में चला गया ना, तो सबसे पहले ये कहां पे जाएगा, सोचो, ये वायरस सबसे पहले कहां पे जाएगा। अच्छा, उससे भी पहले एक बात बताओ, सर ये कोई भी वायरस है हमें पता नहीं, इसका नाम नहीं रखते हम, ठीक है, और ये किसी मनुष्य में चला गया, तो मनुष्य में जाएगा तो क्या करेगा, वायरस करते क्या है, पहले उस फंक्शन को समझते हैं। देखिए, ये वायरस, ये हमारे शरीर की कोशिका, ठीक है, हमारे शरीर की कोशिका में मिल रहा है क्या, केंद्रक, इस केंद्रक के अंदर क्या मिल रहा है, डीएनए मिल रहा है, ठीक है। अब देखो ये वायरस क्या करेगा। अच्छा, एक बात और इसी के साथ साथ काफी इंपॉर्टेंट, हालांकि पहले से आप जानते हैं, देखिए वायरस, सीधा सीधा याद रखिएगा, कोई भी जीव होता है यदि किसी के शरीर में प्रवेश कर रहा है तो 2 चीजें करता है, गुणन करता है, गुणन करने का मतलब मल्टीप्लीकेशन करेगा, अपनी संख्या को बढ़ाएगा। आपके अंदर अगर 1 गया है तो 1 से क्या हो जाएगा, हजारों बढ़ा सकता है अपने, ठीक है, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या करता है सर, वृद्धि करता है, यानी कि ग्रोथ करेगा, ठीक है। लेकिन वायरस में याद रखिएगा सर, ग्रोथ नहीं होता है, केवल और केवल क्या होता है, यहाँ पे गुणन होता है। तो हम वायरस का फंक्शन समझ रहे हैं कि वायरस हमारे अंदर यदि जाता है, यदि अटैक करता है तो वो कैसे फंक्शन करता है, ठीक है। तो वायरस यदि शरीर में जाएगा यदि किसी व्यक्ति के, तो सबसे पहला क्या करेगा, ये वायरस गया कोशिका के पास, कोशिका में जाने के बाद कोशिका के अंदर गया, कोशिका के अंदर कौन, केंद्रक, इस केंद्रक में प्रवेश करेगा, ठीक है। और केंद्रक में प्रवेश कौन करेगा सर, ये प्रोटीन नहीं, कौन, इसका या तो डीएनए या तो आरएनए, ये प्रवेश कर गया। अब प्रवेश करने के बाद इसकी कोशिका के अंदर जो डीएनए मिल रहा था, इसको क्या कर देगा, ये नष्ट कर देगा, खत्म कर देगा, ठीक है। यानी कि जो मेन डीएनए मिल रहा था, उस डीएनए को इसने क्या कर दिया, नष्ट कर दिया, खत्म कर दिया। इसके अंदर कौन गया था, ये वायरस का डीएनए गया था। अब जाकर के अंदर क्या करेगा, ये अपना मल्टीप्लिकेशन करेगा, करता जाएगा, करता जाएगा, करता जाएगा। जब बहुत ज्यादा संख्या हो जाएगी, इस कोशिका को तोड़ करके ये सारे के सारे क्या आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। तो ये कभी भी ग्रोथ नहीं करता है, कोई भी वायरस आपके अंदर गया तो सीधा का सीधा क्या करेगा, अपनी संख्या बढ़ाएगा, बस, ठीक है। अब आगे सुनो क्या क्या हुआ। हम बात किसकी कर रहे हैं, एचआईवी वायरस की। ये एचआईवी वायरस सबसे पहले कहां पर अटैक करता है आपके बॉडी में, बताइए, किसने को याद है, ये मैक्रोफेज, मैक्रोफेज को नाम दिया जाता है, वो नाम क्या दिया जाता है, एचआईवी फैक्ट्री, क्योंकि एचआईवी वायरस जा करके सबसे पहले कहां पर आक्रमण करेगा, मैक्रोफेज पर। मैक्रोफेज को क्या बोलते हैं हिंदी में, महाभक्षाणु कोशिका, ठीक है। तो सबसे पहला अटैक हो गया मैक्रोफेज पे। दूसरा अटैक, ये दूसरा अटैक करता है टीएच सेल पर। टीएच सेल याद है किसी को, टीएच सेल की कहानी बना देते हैं फटाफट। क्या था हमारे पास, लिम्फोसाइट। इस लिम्फोसाइट के कितने टाइप थे, 2। और इधर दिखा देते हैं बी लिम्फोसाइट, या चलो टी लिम्फोसाइट, और बातें नहीं, बी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट का 2 प्रकार, प्लाज्मा बी सेल और दूसरा मेमोरी बी सेल, ठीक है। ये टी लिम्फोसाइट का कितना प्रकार, टीएच, टीके, टीएस और टीएम। कहानी सबको पता है कि सर ये टीएच जो है ये जा करके प्लाज्मा बी सेल को प्रेरित करता है, बदले में क्या बनाता है, एंटीबॉडी बनाता है।
और ये एंटीबॉडी हमें सुरक्षा देता है बाहर से आने वाले एंटीजन से। ठीक है, अब क्या हुआ कि सर सबसे पहले जैसे ही ये एचआईवी वायरस किसी व्यक्ति को इन्फेक्ट करेगा, संक्रमित करेगा, तो कहां पर, मैक्रोफेज में, महाभक्षाणु कोशिका में जाएगा। जाने के बाद अपनी संख्या बढ़ाएगा, मल्टीप्लीकेशन करेगा। जब बहुत ज्यादा संख्या हो जाएगी, इस मैक्रोफेज कोशिका को तोड़ करके बाहर चलाएगा और बाहर आकर के आपके रक्त में फैल जाएगा। फिर वहां के बाद कहां जाएगा, ये लिम्फोसाइट के पास जाएगा। लिम्फोसाइट में कहां पर जाके अटैक करेगा, टीएच सेल के पास जाएगा। टीएच सेल में भी जाकर के ये भरने लगेगा, भरते भरते जब यहां भी भर जाएगा, इसको भी तोड़ के क्या करेगा, ये बाहर आ जाएगा। कुल मिला जुला के हम ऐसा कहेंगे क्या कि सर जब यहां पर महाभक्षाणु कोशिका को ये तोड़ता जा रहा है, तो क्या महाभक्षाणु कोशिका की संख्या कम होने लगेगी। ठीक है, टीएच सेल को तोड़ता जा रहा है, क्या टीएच सेल का भी संख्या कम होने लगेगा क्या। सर सोचो कि टीएच सेल की संख्या धीरे धीरे कम होने लगेगी, तो जब टीएच सेल की संख्या कम हो जाएगी, तो इस प्लाज्मा बी सेल को एस्टिमुलेट कौन करेगा, प्रेरित कौन करेगा। और जब यहां पर कोई प्रेरित नहीं करेगा, तो सोचो कि बच्चा एंटीबॉडी में कमी आएगी कि नहीं आएगी। ठीक है ना, तो हम अक्सर ऐसा कह भी देते हैं कि ये एड्स कोई रोग नहीं है, ये क्या है, एक परिस्थिति, एक सिचुएशन है जिसमें क्या समस्या होती है। तो सबसे पहला सर मैक्रोफेज का अटैक होता है, मैक्रोफेज को तोड़ दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है, धीरे धीरे मैक्रोफेज की संख्या भी कम होने लगेगी। वहां से जब एचआईवी की संख्या बढ़ जाएगी वायरस की, तो वहां से निकल करके आएंगे लिम्फोसाइट के पास, और लिम्फोसाइट में जाएंगे कहां, टीएच सेल के पास, टीएच सेल के अंदर भी जाएंगे, वहां पर भी जाके अपनी संख्या बढ़ा रहे हैं। धीरे धीरे टीएच सेल की संख्या भी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। एक समय ऐसा आएगा कि सर टीएच सेल एकदम ना के बराबर हो जाएगा। जब टीएच सेल नहीं रहेगा तो प्लाज्मा बी सेल को कोई प्रेरित नहीं करेगा, और जब यहां कोई प्रेरित करने वाला नहीं होगा तो एंटीबॉडी की कमी हो जाएगी हमारे अंदर। अब तनिक ये बताओ कि ये सारा कुछ कहानी ये लिम्फोसाइट का, ये कौन से इम्यून सिस्टम का है, एक्वायर्ड का है कि इनेट का है, सहेज का कि उपार्जित का, उपार्जित का है ना। कुल मिला जुला के कमी कहां पर आया, उपार्जित में आया ना, एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम में प्रॉब्लम आया ना, इसीलिए इसका नाम क्या है, एक्वायर्ड इम्यून। पहला चीज बात समझ में आया, इसका नाम क्यों दिया हमने एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी। डिफिशियंसी माने कमी, कमी कहां पर आ रही है सर, एक्वायर्ड इम्यून में आ रही है, यानी कि कहीं ना कहीं उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र में क्या आएगा, कमी आएगा। कमी कैसे आ रहा वो दिख रहा है हमें। ठीक है, अब दिक्कत क्या होगा, ये एक बता दिया क्या, एक सिचुएशन है, एक परिस्थिति है। जब इस तरह की कमी आ जाएगी तो दिक्कत क्या होगा सर, एक ही दिक्कत होगा, एंटीबॉडी की कमी हो जाएगी। अब इसके वजह से क्या समस्या होगी कि भाई हम तो इधर बाहर के माहौल में ही रहते हैं ना। ठीक है, ये कहानी आपको पता है, मिटा देते हैं, ये ध्यान में रखिएगा क्या हुआ था। लिख देते हैं यहां पे कि सेकेंड स्टेज में कहां पर नुकसान इसने पहुंचाया, टी हेल्पर सेल को। टी हेल्पर सेल में भी कमी आ गई, जिस वजह से कमी किसमें आ जाएगी, एंटीबॉडी की कमी हो जाएगी, संख्या कम हो जाएगी इसकी। अब दिक्कत क्या होगा कि जब किसी व्यक्ति का एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम कमजोर है, मतलब कि उसके अंदर एंटीबॉडी की गिरावट हो चुकी है, कमी हो चुकी है। अब अगला उसको समस्या क्या होगा, प्रॉब्लम क्या होगा उस व्यक्ति को, कि जब भी कोई बाहर से एंटीजन उसके अंदर जाएगा, यानी कि कोई भी प्रतिजन जब उसके अंदर जाएगा, अब सोचो कि बच्चा प्रतिजन से लड़ने वाला कौन था, एंटीजन से लड़ने वाला कौन था, एंटीबॉडी था। अब उस व्यक्ति के अंदर एंटीबॉडी रह गया क्या, नहीं ना। अब सोचो जब एंटीबॉडी ही नहीं है, इस एंटीजन से लड़ेगा कौन, कोई नहीं लड़ पाएगा। अब एंटीजन क्या करेगा, एंटीजन आपको नुकसान पहुंचाएगा। अब जब तक हमारे बॉडी के अंदर एंटीबॉडी था, जैसे सपोज कि यहां पर राइनो वायरस फैला हुआ है, मान सकते हैं नॉर्मली किसी को सर्दी जुकाम है, यहाँ पे छींका क्या हो जाएगा, हवा में राइनो वायरस फैल जाएगा। ठीक है, अब राइनो वायरस को सभी ने इनहेल कर लिया, मतलब कि सांस के द्वारा अंदर ले लिया, लेकिन किसी को कुछ हुआ नहीं। रीजन कि हमारे अंदर सर एंटीबॉडी एकदम परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। वो एंटीजन के रूप में वायरस गया जरूर था हमारे अंदर, लेकिन हमारी एंटीबॉडी ने उसको क्या कर दिया था, न्यूट्रल कर दिया था, निष्क्रिय करके खत्म कर दिया था। ठीक है, लेकिन अभी क्या हो गया, एंटीबॉडी नहीं है, वो राइनो वायरस आपके अंदर जाएगा, जाने के बाद अपना काम करेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके अंदर एंटीबॉडी की कमी हुई है। आप नॉर्मली यही फील करेंगे कि हमारी तबीयत खराब है। चलो ठीक है, ये तो राइनो वायरस की बात हो गई। इसके अलावा कोई और रोग आएगा आपके अंदर, वो रोग भी क्या रह जाएगा, आपके अंदर ही बना रह जाएगा, क्योंकि उसको खत्म करने वाला एंटीबॉडी आपके शरीर में नहीं है। फिर कोई रोग आएगा, वो भी आपके शरीर में ही रह जाएगा।
कुल मिला जुला करके एक समय ऐसा आएगा ना बच्चा कि होगा क्या कि सर हमारा ही शरीर रोग का घर बन जाएगा, है ना। इसीलिए इसका पूरा नाम पढ़ो, एक्वायर्ड इम्यूनो, एआई का मतलब समझ में आ गया। उसके बाद डिफिशियंसी माने कमी, उसका मतलब भी समझ में आ गया। अब अगला है क्या, सिंड्रोम। सिंड्रोम का मतलब होता है बहुत बड़ा घर। तो क्या हमारा शरीर हमारे रोग का घर बन जाएगा क्या? इसी कारण से इसको क्या बोलते हैं, एड्स का नाम दिया जाता है। यही है आपका एड्स। अब इसके बाद एक सवाल आता है कि सर पता कैसे करें कि एड्स हुआ है किसी को? मिटा दें? लक्षण तो पता चलने में, हमने बताया ना कि लक्षण पता चलने में समय लगेगा, है ना। कोई जरूरी नहीं है कि आज हम इन्फेक्टेड हुए और 1-2 महीने बाद ही इसका लक्षण मिल जाएगा हमें, क्योंकि समय लगेगा। अच्छा, इसका कोई विशेष लक्षण भी नहीं है। जैसे टाइफाइड हुआ तो चलो समझ में आता है कि सर बुखार लग रहा है, सिर दर्द कर रहा है, पेट दर्द कर रहा है, ये सब लक्षण है किसके, टाइफाइड के, चलो माना। मलेरिया में भी कुछ अलग से लक्षण है, इसका क्या लक्षण है? कुछ नहीं। ये तो जो नया नया रोग आएगा वो अलग अलग लक्षण दिखाएगा, तो आपको लगेगा कि सर्दी जुकाम हुआ है, पता ही नहीं चलेगा कि एड्स हुआ है। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा फिर? जांच करना पड़ेगा। ठीक है, उस जांच का नाम है एलाइजा। ठीक है, उस जांच का नाम है एलाइजा। इस एलाइजा का फुल फॉर्म लिख देते हैं, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एस्से। ठीक है, ये एक टेक्निक है। जैसे विडाल टेस्ट आप लोगों को याद है, टाइफाइड में हमने एक टेस्ट किया था विडाल टेस्ट, वैसे ही एक तरीका है जिसमें एंजाइम का इस्तेमाल करके पता लगाया जाता है कि हमारे अंदर इस एड्स का HIV वायरस है या नहीं है। ठीक है, हालांकि इस कहां गया, एलाइजा से क्लियर तो नहीं हो पाता है। एलाइजा में अगर आप आ गए पॉजिटिव, सपोज कोई व्यक्ति आ गया पॉजिटिव, ठीक है, कि एलाइजा का रिपोर्ट क्या आ गया, पॉजिटिव, तो कोई जरूरी नहीं है कि यहीं से हम कह देंगे कि भैया आपको एड्स हो गया, नहीं। इसके बाद एक और टेस्ट रह जाता है, वेस्टर्न ब्लॉटिंग। क्या ये शब्द सुना सुना सा लग रहा है क्या? नहीं सुना हुआ लग रहा है? अरे सदर्न ब्लॉटिंग पढ़ा था। नहीं पढ़ा सदर्न ब्लॉटिंग? अच्छा, साउदर्न ब्लॉटिंग पढ़े हो? उसी को सदर्न ब्लॉटिंग कहते हैं, उसी को सदर्न ब्लॉटिंग कहते हैं। कहां पे पढ़े थे? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में पढ़े थे। ठीक है, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का एनालिसिस करने के लिए एक स्टेज आया था, उसमें साउदर्न ब्लॉटिंग। ठीक है, जो साउदर्न नाम के वैज्ञानिक के नाम पर दिया गया था। वैसे ही एक है वेस्टर्न ब्लॉटिंग। इस वेस्टर्न ब्लॉटिंग से जा करके अंत में कंफर्म किया जाता है किसी व्यक्ति को HIV वायरस ने अटैक में लिया है अपने या नहीं। ठीक है, तो सबसे मेन जांच कौन सा है? एलाइजा। इसके बाद एक कंफर्मेशन जांच के लिए किया जाता है वेस्टर्न ब्लॉटिंग। चलो यहां से अगर कंप्लीटली यहां भी आ गया पॉजिटिव, तब तो कल्याण, है ना, उस व्यक्ति को एड्स हुआ है। चलो ये तो एड्स की कहानी हो गई। अब सवाल आता है कि सर ये एड्स हो कैसे जाता? एड्स होने के कारण क्या क्या हो सकते? तो मेनली 3-4 कारण है। मिटाएगा इसको? नहीं, इसका क्योरमेंट नहीं है, इसका क्योरमेंट नहीं है। अरे कहां बातचीत कहां पे होने लगी? क्या होता है? चलो, ये ट्रांसमिट कैसे होता है या एक दूसरे से ट्रांसफर कैसे होता है, सीधा सीधा समझ में आ जाएगा। ट्रांसफर मतलब स्थानांतरण। देखिए पहला पॉइंट, कितने लोग ड्रग एडिक्ट समझते हो? ड्रग एडिक्ट, ड्रग तो ड्रग ही है। जो लोग ड्रग का कुप्रयोग करते, ड्रग्स और ड्रग एक ही है, ठीक है, ड्रग्स भी लिख सकते हो। हाँ, नशा जो करते हैं ना उसका, ठीक है। तो ड्रग्स को लेने के लिए लोग इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं।
और पता है जो व्यक्ति नशा करता है ना, उन लोगों में बड़ी अपार मित्रता होती है। हाँ, बड़ी अपार मित्रता होती है, कुछ कहो ही नहीं। अब किसी से दोस्ती करनी है ना, और वो यदि नशा करता है ना, बड़ी आसानी से दोस्ती हो जाएगी, बड़ी आसानी से। खैर उससे हमें क्या मतलब, कहने का मतलब क्या है कि जो लोग ड्रग्स लेते हैं वो लोग इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। जहां पे 4 लोग बैठ के इंजेक्शन का इस्तेमाल कर रहा है अपने बॉडी पे ना, ये कहीं इंजेक्शन का इस्तेमाल 4 लोग करेंगे, ठीक है। अरे कैसे कैसे होता है जानना है तो नदी के किनारे जाओ, है ना, प्रैक्टिकली आपको लाइव प्रैक्टिकल में मिल जाएगा कैसे कैसे होता है। हमें बस समझना है, ज्यादा फील मत लो इसको, है ना। ये कौन सा फील लेने वाला चीज है? उस सब से ना पिछवा 3 को बैठा लो, सबसे खुखार तू ही लोग, उस सब बेचारा एकदम शांत रहता है सभी सब मामले में, लेकिन तुम लोग के अंदर इतना उत्सुकता, इतना एक्साइटमेंट है इस सब के लिए। लेकर आए कभी? तू कहाँ चली गई थी, कहाँ देख ली थी? हाँ वो पी लेने के बाद मुर्गिया निशन सुतले रहता है सब, ठीक है। चलो उससे मतलब नहीं है, सीधा सीधा कहने का मतलब कि जो लोग ड्रग एडिक्ट होते हैं वो लोग इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो सीधा सीधा हम लिख सकते हैं ना यहाँ पे कि यदि इन्फेक्टेड इंजेक्शन लगा दिया जाए किसी को, ठीक है, या फिर इसको क्या कह सकते हो, संक्रमित सुई, तो संक्रमित सुई से एक दूसरे में क्या हो जाएगा, ये ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, यदि किसी व्यक्ति का ब्लड कांटेक्ट में आ जाए, ठीक है, या फिर रक्त संपर्क में आ जाए, तो भी रक्त संपर्क में आने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे कारण में, जैसे कि आपको किसी व्यक्ति ने मतलब कि कहीं हॉस्पिटल में गए, वहां पर आपको रक्त चढ़ा दिया गया, ब्लड चढ़ा दिया गया आपको, और उस ब्लड की जांच नहीं की गई अच्छे तरीके से, आपका ब्लड कहीं ना कहीं दूसरे व्यक्ति के ब्लड के कांटेक्ट में आ गया। दूसरा कि ये सलून वगैरह में जाते हैं, ठीक है, तो सलून वगैरह में जाते हैं तो बहुत सारे ऐसे टेक्निक्स होते हैं जिसमें ब्लेड का इस्तेमाल होता है। हो सकता है कि उस ब्लेड पे पहले से ही रक्त लगा हो, किसी का ब्लड लगा हो, और जो ब्लड लगा हो वो क्या हो, इन्फेक्टेड ब्लड हो, संक्रमित रक्त हो, और वो गलती से आप पर इस्तेमाल में लाया गया और आपका भी कट गया। तो ऐसे स्थिति में भी तो थोड़ा सा जाए सलून वगैरह तो थोड़ी सा सावधानी बरते, ठीक है। काया पलट केंद्र में तो जाती है ना। हो गया बस, चलो ये 2 तरीका हुआ। उसके बाद तीसरा, असुरक्षित यौन संबंध। अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स, इसका मतलब क्या होता है कि मतलब कि किसी व्यक्ति से जान परिचय नहीं है या जान परिचय है भी तो असुरक्षित तरीके से सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हैं। कुल मिला जुला करके हम ऐसा कह सकते हैं कि सर कॉन्डम का इस्तेमाल यदि ना किया जाए तो हो सकता है कि दोनों में से किसी एक व्यक्ति को अगर HIV वायरस ने इन्फेक्शन दिया होगा अपना, तो वो एक से दूसरे में ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। ये 3 तरीका। और चौथा, सीधा का सीधा यदि कोई गर्भवती मां है तो उस मां से उसके बच्चे में जा सकता है, ठीक है। कोई प्रेग्नेंट यदि मां है तो उस प्रेग्नेंट मां को जांच कराने के लिए बोला जाता है। अभी यहां तो हम लोगों के यहाँ ऐसा प्रचलन नहीं है, हम लोग यहाँ पे ध्यान में नहीं देते हैं,